बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का पार्ट जो है वो 21 हम करने जा रहे हैं। और अब ये कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया है? पाकिस्तान मूवमेंट, इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। ओवरऑल इस चैप्टर का 21 पार्ट और पाकिस्तान मूवमेंट इसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। अपनी बेसिक्स मजबूत कर लीजिए। पाकिस्तान स्टडी सीखनी है तो आसान सी बात है भाई, अपनी बेसिक्स मजबूत कर लीजिए। 3 चीज़ों के ऊपर ग्रिप कर लीजिए, हिस्ट्री के ऊपर, ज्योग्राफ़ी के ऊपर और पॉलिटिक्स के ऊपर। आपको पॉलिटिक्स की ख़ास तौर पे नो हाउ होनी चाहिए। पार्लियामेंट क्या होता है, अपर हाउस क्या होता है, लोअर हाउस क्या होता है, एमपीए एमएनए क्या होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अगर सीखनी है तो पीछे जाइए। पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, और इसी स्क्रीन के नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। रटना नहीं, समझना है। वो लोगो होगा, क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखें, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 10th पाकिस्तान स्टडी के नाम से, क्लास 10th पाकिस्तान स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें देखें। सारी वीडियोस मौजूद हैं चैप्टर नंबर 1 से लेके अभी तक की। तब तो मज़ा आएगा आपको, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, ये पार्ट 5 जो लिखा हुआ है, पार्ट 1 जो लिखा हुआ है, ये पार्ट 5 क्योंकि सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स न्यू बुक 2024 वो भी चल रही है। उसका चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो चल रहा है। और ये 1 जो लिखा हुआ है, ये 1 आपको बता रहा है कि मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम वो भी चल रहा है। उसका पार्ट 1 जो है केमिकल इक्विलिब्रियम की बेसिक्स, वो मैं बना के अपलोड भी कर चुका हूँ। ठीक है। बाकी मैट्रिक के लिए बायोलॉजी जो है उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, देख लीजिए। 5 चैप्टर्स में कंप्लीट बना के बहुत पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर हमारे पास 8 जो है वो हेडिंग्स आ जाती हैं। तहरीक पाकिस्तान, ठीक है। पहली हेडिंग जो इसके अंदर आएगी, बारी बारी डिस्कस करेंगे, पहले इनको लिख लीजिए। पहली हेडिंग जो है वो लाहौर रिजोल्यूशन की है। ये 2 पार्ट में बनेगी, ये पार्ट 1 है अभी। लाहौर रिजोल्यूशन। दूसरी हेडिंग है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोजल्स, जिसको हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोजल्स को हम जो है वो क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। सर साइरल रेडक्लिफ क्रिप्स मिशन भी कहते हैं हम। दूसरी हेडिंग इसकी ये है। तीसरी हेडिंग है शिमला कॉन्फ्रेंस। चौथी हेडिंग है इलेक्शंस ऑफ 1945-46। पांचवी हेडिंग है 3 जून प्लान एंड लॉर्ड माउंटबेटन। छठी हेडिंग है 3 जून प्लान एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। सातवीं हेडिंग है द इंडियंस इंडिपेंडेंस बिल 1947। और 8वीं हेडिंग है रेडक्लिफ अवार्ड। ठीक है भाई। तो ये 3 हेडिंग्स शिमला कॉन्फ्रेंस तक हम देख लेते हैं अभी इस पार्ट में। बाकी अगले पार्ट में बाकी हेडिंग्स जो है वो देख लेंगे। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा कि अब क्योंकि 1930 में 1930 में इलाहाबाद के ख़िताब में, एड्रेस में अल्लामा इकबाल ने क्लियरली बता दिया कि भाई आज़ाद मुल्क बनाएं, उसके बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। हुकूक की बात बहुत हो गई, यहाँ रहते हुए आपको हुकूक नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आज़ाद मुल्क बनाइए। और वो सारी बातें उन्होंने, अल्लामा इकबाल ने कर दी। फिर 1933 में चौधरी रहमत अली ने आज़ाद मुल्क का नाम भी तजवीज़ कर दिया, पाकिस्तान। और 1934 में कायद आज़म ने बाकायदा मुस्लिम लीग की क़यादत भी संभाल ली, सदर मुंतखब हो गए। ठीक है भाई। और 1934 से ही कायद आज़म ने अल्लामा इकबाल के इस ख़याल को, अल्लामा इकबाल को मुफ़क्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है, तसव्वुर पाकिस्तान जिन्होंने दिया, पाकिस्तान बनाने का ख़याल जो लेके आए आज़ाद रियासत का,
तो कायदे आज़म ने बाकायदा उसको पुट इनटू प्रैक्टिस किया, मतलब आइडिया देने वाले जो थे वो अल्लामा इकबाल थे और उस आइडिया पे अमल दरामद करने वाले जो थे वो कायदे आज़म थे। ठीक है भाई। फिर पिछली वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। ठीक है, ये आइन आया था, अंग्रेज़ ये आइन जो है लेके आया था और इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी हिंदुस्तानियों को दे दी गई थी कि भाई ठीक है, दो किस्म की हुकूमतें होती हैं जैसे कि आपको पता है, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो सूबों की हुकूमत, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबों में अपनी हुकूमत बना सकते हैं हिंदुस्तानी, लेकिन वफाक में यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, आज का वफाक कहलाता है, उस ज़माने की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी हिंदुस्तान में, उसमें कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आप सूबों में अपनी हुकूमतें बना सकते हैं। तो 1935 के एक्ट में ये शामिल कर दिया गया था और उसी की वजह से 2 साल बाद 1937 में जनरल इलेक्शंस हुए, आम इंतखाबात हुए और इंडिया में जो है वो कांग्रेस ने तकरीबन 7 जो है सूबों के अंदर कांग्रेस ने अपनी हुकूमत बनाई थी। ठीक है, 7 मिनिस्ट्रीज़ जो है वो कांग्रेस के पास आई थी और बाकी मिनिस्ट्रीज़ बाकी सूबों की, मुस्लिम लीग भी थी, उन्होंने भी अपनी हुकूमत बनाई, लेकिन मेजॉरिटी विन जो है वो उसी ने किया, कांग्रेस ने। कांग्रेस ने 2 साल बाद ही यानी कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुई थी 1939 में ही, उसी साल जो है वो कांग्रेस ने रिज़ाइन भी कर दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था। 7 की 7 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनसे इस्तीफ़ा दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। कांग्रेस ने बोला कि भाई हम यहाँ पर अपनी हुकूमतें नहीं चला सकते, हम इस्तीफ़ा देते हैं। इस्तीफ़ा देने के पीछे जो वजह थी, रिज़ाइन करने के पीछे जो कांग्रेस की वजह थी, वो बड़ी अच्छी वजह थी, पॉजिटिव वजह थी। ये अलग बात है कि इन 2 सालों के अंदर 1937 से लेकर 1939 तक बहुत ज़्यादा कांग्रेस की हुकूमत में, उन सूबों में जहाँ कांग्रेस की हुकूमत कायम थी, वहाँ पर मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हुआ, इस्तेहसाल हुआ, जुल्म व सितम भी हुआ। ठीक है, तो ये सब कुछ भी चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का ये इक़दाम जो है वो बिल्कुल सही था। तो 1939 में कांग्रेस ने ये इस्तीफ़ा दे दिया वजारतों से। उसकी वजह ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रही थी, जिसमें आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, 2 ब्लॉक्स बन गए थे। एक ब्लॉक जो था इसमें इंग्लैंड था, अमेरिका था और रशिया था, और दूसरा जो ब्लॉक था उसके अंदर जर्मनी, जापान और इसके अलावा दूसरे ममालिक, ये बड़े बड़े मुल्क थे। तो जर्मनी, जापान एक ब्लॉक था और अमेरिका, रशिया और इंग्लैंड ये दूसरा ब्लॉक था, और बाकी दूसरे जितने भी मुल्क बचते थे वो फिर उनको किसी न किसी ब्लॉक का हिस्सा तो बनना ही था, या तो वो अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बनते बाकी बच जाने वाले मुल्क, या फिर वो जर्मनी के ब्लॉक का या जापानी ब्लॉक का हिस्सा बनते, न्यूट्रल नहीं रह सकते थे। तो दुनिया में सारे मुल्क जो है वो 2 इस तरह से ब्लॉक्स में डिवाइड हो गए थे 1939 में, और इनके दरमियान आपस में जंग चल रही थी। इंडिया जो था, ये जो ख़ित्ता था, सब कॉन्टिनेंट, मुल्क तो नहीं कहूँगा मैं, ये सब कॉन्टिनेंट था, ये ख़ित्ता जो पूरा का पूरा था बर सग़ीर, साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर क्योंकि अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, अंग्रेज़ की हुकूमत थी यहाँ पर हिंदुस्तान में भी, तो अंग्रेज़ ऑब्वियस सी बात है यही, क्योंकि अंग्रेज़ मतलब इंग्लिश, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, अंग्रेज़ सारे इंग्लिस्तान उस ज़माने में कहा जाता था। तो अंग्रेज़ कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं ना भाई। तो मतलब इंग्लैंड की हुकूमत थी यहाँ पर इंडिया में, और इंग्लैंड हालत जंग में था, दूसरी जंग अज़ीम में, जर्मनी के ख़िलाफ़, जापान के ख़िलाफ़। तो उस वक्त के जो वॉइस रॉय थे, ठीक है, वॉइस रॉय लॉर्ड लिथलिंगो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने, क्योंकि जमहूरियत में ये होता है कि भाई जो हुकूमतें जिनकी होती हैं उनसे मशवरा किया जाता है कि भाई हम ये इक़दाम करने जा रहे हैं, जबकि वाइस रॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है ये इंडिया के वाइस रॉय थे उस वक्त 1939 में। 1939 में, इसको भी नोट कर लें, 1939 में लॉर्ड
लिन लिथगो, लिन लिथगो, इन्होंने जो है वो इंडिया को शामिल कर दिया जंग में, इंडिया को शामिल कर दिया जंग में, कि इंडिया जो है वो भी जंग लड़ेगा बरतानिया के बिहाफ पर, किन के ख़िलाफ़, दूसरे ब्लॉक के ख़िलाफ़, यानी कि जर्मनी और जापान के ख़िलाफ़। कांग्रेस की हुकूमत जो थी सूबों के अंदर, 7 सूबों में, उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया कि आपने ये खुद ही फ़ैसला ले लिया और आपने हमसे मशवरा नहीं किया, हमसे बात नहीं की। अब हम भी हुकूमत का हिस्सा तो हैं, भले सूबाई लेवल पे हों, वफाकी लेवल पे ना हों, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा तो हैं अब, तो आपको हमसे मशवरा करना चाहिए था। आपने बग़ैर मशवरा किए आपने इंडिया की तरफ से भी जर्मनी और जापान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 में। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एहतजाजन जो है वो कांग्रेस ने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ से इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया, रिज़ाइन कर दिया उन्होंने अपनी साथ की साथ मिनिस्ट्रीज़ से। तो इससे बड़ा पॉलिटिकल डेडलॉक जो है वो आ गया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। सब कॉन्टिनेंट कोई छोटा ख़ित्ता नहीं था, ये बहुत बड़ा ख़ित्ता था, ठीक है। और इसमें इंडिया के साथ साथ नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये जो आप नाम सुन रहे हैं जो आजकल अलग कंट्रीज़ हैं, ये कलेक्टिवली सारा का सारा बर्रे सग़ीर या सब कॉन्टिनेंट कहलाता था, बहुत बड़ा ख़ित्ता। तो इस पूरे ख़ित्ते का वाइस रॉय जो है वो नॉमिनेट कौन करता था? इंग्लैंड। इंग्लैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ से कोई बंदा भेज दिया जाता था कि जाइए भाई, पूरे इतने बड़े ख़ित्ते का इंतज़ाम अब आपके हाथ में है। और वो शख्सियत जो आती थी उसको वाइस रॉय कहा जाता था। वाइस रॉय, रॉय मतलब किंग, किंग का नुमाइंदा वॉइस रॉय कहलाते हैं, ठीक है। तो उस वक्त जो वॉइस रॉय आए थे इंग्लैंड की तरफ से वो ये थे, लॉर्ड लिन लिथगो, 1939 में। और इन्होंने आते ही इंडिया को जो है वो जंग की आग में डाल दिया। और जंग की आग में डालने का मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तानियों को बोला कि भाई तैयारी कर लो, वर्दियाँ पहन लो, और आप भी जंग में जाएंगे, आप भी मुहाज पे जाएंगे, और आप भी जर्मनी और जापान के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लेंगे। और जापानी फिर इंडियंस जो हैं फिर गए भी, ठीक है। इंडियंस ने बाकायदा इंग्लैंड के साथ जो है वो मिल के जापान और जर्मनी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुहाज़ों पे इंडियंस ने जंग भी की, ठीक है भाई। लेकिन कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, जिसकी बुनियाद पर 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के जुल्म सितम की वजह से कायदे आज़म ने मुसलमानों को कहा था बर्रे सग़ीर के कि आप यौम निजात मनाइए, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाइए। ये मामला हो गया। अब 1940 आ गया, 1940 में एनुअल मीटिंग थी। अब इसके पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे पहले कुछ और पॉइंट भी कि मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो अमल में आया था। ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। मुस्लिम लीग जो है कब बनी थी? मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग जो है वो बनी थी, ठीक है। और मुस्लिम लीग बनने के बाद मुस्लिम लीग के सालाना जलसे हुआ करते थे हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में। 1940 में मुस्लिम लीग का जो एनुअल सेशन हुआ, एनुअल सेशन, ये कहाँ पर मुनक्किद किया गया? एनुअल सेशन जो है मुस्लिम लीग का 1940 में, ये कहाँ पर मुनक्किद किया गया? लाहौर में, ठीक है। और किस जगह पर मुनक्किद किया गया? वेन्यू क्या था? वेन्यू जो आज का लाहौर का मीनार पाकिस्तान कहलाता है, जहाँ बड़ा सा मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, उस ग्राउंड में। उस ज़माने में तो मीनार पाकिस्तान नहीं था, मीनार पाकिस्तान बाद में तामीर हुआ इस सेशन की याद में, इस सालाना जलसे की याद में, ठीक है। क्योंकि इस जलसे के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमान और बड़े बड़े कायदीन जो भी थे, कायदे आज़म के साथ मिल के सब इस जलसे में शरीक हुए थे। और यहाँ मिल के इन्होंने एक करारदाद पास की थी, एक रेजोल्यूशन पास की थी, जिसको शुरू में जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन का नाम दिया गया और बाद में इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दे दिया गया। इस रेजोल्यूशन में, इस करारदाद में क्या बात थी? ये बात की गई थी कि
हमने अपना एक अलग मुल्क बनाना है। और इस करारदाद का जो स्टेटमेंट है वो अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है ना, वो आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा वो स्टेटमेंट, ताकि बच्चे जब याद करें तो उनको आसानी से वो याद भी हो जाए कि उस स्टेटमेंट में बात क्या की गई है, क्योंकि एज इट इज़ स्टेटमेंट भी आ जाती है। तो वेन्यू जो है उसको मीनारात, वेन्यू जो है वो क्या है, उसको कहते हैं मीनारात, मीनारेट ऑफ पाकिस्तान, और इंग्लिश में उर्दू में इसको कहा जाता है मीनारे पाकिस्तान। मीनारे पाकिस्तान उर्दू में इसको कहा जाता है। यहाँ पर ये जलसा हुआ था और ये करारदाद पास हुई थी, ये रेजोल्यूशन पास की थी, जिसको शुरू में लाहौर रेजोल्यूशन, बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया गया था। इसकी स्टेटमेंट जो है वो मैं आपके सामने अभी पढ़ के सुना देता हूँ एज़ इट इज़। ये आपके पास लिखी हुई होगी बुक में, इसको देखिए और मैं पढ़ रहा हूँ और आप सीखिए कि इसका मतलब क्या बनता है, ठीक है भाई। हार्ड कॉपी में बुक मेरे पास रखी हुई है, अभी मैं इसमें से ही आपको पढ़ के बताता हूँ ताकि ये आसानी के साथ आपको जो है वो याद हो जाए, क्योंकि मेन मसला पाकिस्तान स्टडी जो इंग्लिश में लिखी हुई है ना, इसकी वोकैबुलरी भी बड़ी टफ़ है, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन, इसके अंदर क्या कहा गया अब सुन लीजिए। नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान मतलब ऐसा प्लान जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, आप आइन बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान का, ठीक है, ऐसा प्लान। नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान वुड बी वर्केबल इन दिस कंट्री और एक्सेप्टेबल टू मुस्लिम्स। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान जो है वो वर्केबल नहीं है, काबिल अमल नहीं होगा इन दिस कंट्री, इस मुल्क में, और एक्सेप्टेबल टू मुस्लिम्स, और ना ही वो मुसलमानों के नज़दीक काबिल कबूल होगा, अनलेस, जब तक कि इट इज़ डिज़ाइंड ऑन द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल, जब तक कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान है, जो आप प्लान बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आप बना रहे हैं, ये जब तक काबिल कबूल नहीं होगा और एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जब तक कि ये डिज़ाइंड ऑन द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल, जब तक ये इस बुनियादी उसूल पर डिज़ाइन न किया गया हो। और वो बुनियादी उसूल जो है वो क्या है, नेमली, जिसका नाम है दैट जियोग्राफिकली कंटीजियस यूनिट्स, जियोग्राफिकली मतलब जगराफियाई नुक्ता नज़र से, कंटीजियस यूनिट्स, कंटीजियस का मतलब है मुत्तसिल, जुड़े हुए, यूनिट्स मतलब इलाके, आर डिमार्केटेड, डिमार्केटेड का मतलब होता है हद बंदी करना, सरहदें बनाना, बॉर्डर बनाना, हद बंदी कर देना, मतलब जोड़ देना। दैट जियोग्राफिकली कंटीजियस यूनिट्स आर डिमार्केटेड इनटू रीजन्स, कि इनको डिमार्केटेड कर दिया जाए, इनकी सरहदों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, कंटीजियस यूनिट्स की, इनटू रीजन्स, इलाकों में, विच शुड बी सो कॉन्स्टिट्यूटेड विथ सच territorial readjustment as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in majority, के उन सब इलाकों में जिनको आप जोड़ें इस तरह से, जो आपस में मुत्तसिल हों, उनको आप इस तरह से जोड़ें कि वो इलाकों में मुसलमान मेजॉरिटी में भी हों, तादाद में भी बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, कि न्यूमेरिकल एज, जैसा कि इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन्स ऑफ इंडिया, जैसा कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न, पिछली पार्ट में भी मैंने बताया था ना, नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन्स ऑफ इंडिया। ईस्टर्न जोन्स में आपको पता है कौन आ जाता था, बांग्लादेश आ जाता था, बंगाल, सूबा बंगाल, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ये इंडिया का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान का इलाका नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, साउथ और ईस्ट के दरमियान का इलाका साउथ ईस्ट कहलाता है, साउथ और वेस्ट के दरमियान का इलाका साउथ वेस्ट कहलाता है, और वेस्ट और नॉर्थ के दरमियान का इलाका नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, जो नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन्स, ये ईस्टर्न में असल में बंगाल आता था, ठीक है, बस बंगाल, और
नॉर्थ वेस्टर्न के अंदर बाकी सूबे आते थे 4, सिंध, पंजाब के पीके, बलूचिस्तान, ये इस तरह से आते थे। समझ में आ रही है बात? ये बाकी भी, ये पूरा इंडिया है और ये नॉर्थ वेस्टर्न में 4 सूबे आ गए और ईस्टर्न जोन में ये एक बंगाल आ गया। तो इसी का हवाला वो दे रहे हैं कि एज़ इन द नॉर्थ वेस्टर्न, जैसा कि नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन्स ऑफ इंडिया शुड बी ग्रुप टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कि इनको एक ग्रुप बना दिया जाए जिनमें आज़ाद रियासतें हों, इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स शैल बी ऑटोनोमस एंड सॉवरन, जिसके अंदर जो यूनिट्स हों, यूनिट से मतलब यहाँ सूबे हैं, जो सूबे हों वो ऑटोनोमस हों, ख़ुद मुख्तार हों, सॉवरन हों, ख़ुद मुख्तार हों। ऑटोनोमस का मतलब भी ख़ुद मुख्तार होता है, सॉवरन का मतलब भी ख़ुद मुख्तार होता है, लेकिन टेक्निकली इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। सॉवरन वर्ड जो है इसका मतलब ये होता है कि कोई बैरूनी कौम या कोई बैरूनी मुल्क जो है उसके अंडर डोमिनेंट आप ना हो, ऐसे मुल्क को, ऐसी रियासत को कहा जाता है कि ये सॉवरन स्टेट है। किसी दूसरे मुल्क की डिक्टेशन पे ना चल रहे हों कि आपको कोई दूसरा मुल्क दबा के रखे और आपको डिक्टेट करे कि भाई ये करो और ये करो। अगर ऐसा मामला है तो आप सॉवरन स्टेट नहीं है। तो ये बात कर रहे थे कायदे आज़म, ये रेजोल्यूशन के अंदर ये बात की जा रही थी कि सॉवरन स्टेट्स होंगी, ख़ुद मुख्तार होंगी और ऑटोनोमस भी होंगी। ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि बैरूनी दबाव वाला मामला ये ना हो, बल्कि ख़ुद मुख्तार किस सेंस में हो कि वो अंदरूनी तौर पर किसी भी किस्म की कोई ऐसी परेशानी उनको ना हो जिसमें उनकी आज़ादी डिस्टर्ब होती है। लोकल लेवल पे भी कुछ ऐसी क़ुव्वतें ना हों जो कि उनको ख़ुद मुख्तार होने से रोकें। ख़ुद मुख्तार का मतलब आज़ाद, ठीक है। तो ऑटोनोमस का मतलब भी ये है और सॉवरन का मतलब भी ये है। एडिकेट मुनासिब, इफ़ेक्टिव, पुरअसर एंड मैंडेटरी और मैंडेटरी सेफगार्ड्स। मैंडेटरी मतलब मैंडेटरी सेफगार्ड, मैंडेटरी मतलब ज़रूरी, सेफगार्ड्स मतलब हिफाजत करना। शुड बी स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर माइनॉरिटीज़, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो माइनॉरिटीज़ के जो ज़रूरी हुकूक हैं उनको, उनके लिए मुनासिब देखभाल होनी चाहिए। एडिकेट मुनासिब जो है और पुरअसर जो है वो देखभाल होनी चाहिए माइनॉरिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपने बनाना है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर राइट्स। और इसमें क्या हो, माइनॉरिटीज़ के लिए इनकी प्रोटेक्शन हो, रिलीजियस प्रोटेक्शन हो, मजहबी हिफाजत हो, कल्चरल प्रोटेक्शन हो, सकाफ़ती हिफाजत हो, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन हो, और इनकी जो है वो माइनॉरिटीज़ की मुआशी जो है हिफाजत हो, पॉलिटिकल सियासी इनकी हिफाजत हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी इनकी हिफाजत हो, एंड अदर राइट्स और दूसरे जो हुकूक हैं इनका। तो ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है इसके अंदर पहले तो ये बात की जा रही है कि आप कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन नहीं कर सकते जब तक कि आप इस बात का ख्याल ना रखें कि आप इसमें जो कि मुसलमानों को एक्सेप्टेबल ना हो, ठीक है। फिर ये बात कि इसके साथ साथ आपने उन सारे कंटिजियस यूनिट्स को मिला के जो है एक आज़ाद मुल्क की हैसियत देनी है, ये इसका सारा मामला था, ठीक है भाई। तो कोशिश तो मैंने की है कि किसी न किसी तरह आपको समझाने की कोशिश करूं, लेकिन बड़ी शकील किस्म की अंग्रेज़ी इसमें लिखी हुई है और एक ही जुमला है ये इतना जो तवील है, जिसका लुब्ब लुबाब, जिसकी समरी ये है कि बस आपने जो आइन बनाना है उसमें पहले तो आप जो है वो इस बात का ख्याल रखें कि आइन जो अब आप बनाएं उसमें आप इन स्टेट्स को मिला के एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान बनाएं, पहली बात ये। और इन स्टेट्स में मुसलमानों की जो है वो अक्सरियत है, इन सूबों में मुसलमानों की अक्सरियत है। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि दूसरे सूबे जो हैं जहाँ मुसलमान अक्सरियत में नहीं है, मेजॉरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में है, वहाँ पर भी उनके राइट्स का ख्याल रखा जाए। और वो राइट्स कौन कौन से, वो मैंने सारे आपको आखिर में बताए हैं, पॉलिटिकल हों, रिलीजियस हों, ये सारे के सारे हुकूक, ठीक है भाई। ये स्टेटमेंट भी हो गया।
अब चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोजल्स, क्रिप्स मिशन। अब ये 1940 की ये जो करारदाद थी ना, ये लाहौर रेजोल्यूशन, ये कोई मजाक नहीं था, आप यकीन कीजिए। मतलब हिंदुस्तान के मुसलमान जो है ना, हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब एक लाइन ऑफ एक्शन मिल गई थी। पहले परेशान थे ना कि यार हुकूक के लिए जंग करें, कि हमें ये मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएं, ये मिल जाएं, हमारे साथ जुल्म ना हो। अब हिंदुस्तान के मुसलमान ये चीज़ें नहीं देख रहे थे। अब वो बोल रहे थे बाबा हमें अलग मुल्क चाहिए अपना, बस। अब यूनि डायरेक्शनल हो गए थे इस करारदाद के बाद हिंदुस्तान के मुसलमान। ठीक है, तो दूसरा जो यहाँ पर था प्रॉब्लम, दूसरी चीज़ जो थी इसी पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर, ये क्रिप्स मिशन था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोजल्स के नाम से आपके पास हेडिंग होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोजल्स, ब्रैकेट में अगर आप इसको लिख लें क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन क्या था? ये एक मिशन था, मतलब ये है कि कुछ लोगों का ग्रुप था जो कि हिंदुस्तान आया था। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ये इन लोगों को भेजा था कि भाई हिंदुस्तान जाओ, इंडिया जाओ, और वहाँ पर बड़े मसले हो गए हैं, वहाँ पर पब्लिक जो है वो काबू में नहीं आ रही है, इनको हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी दी है, लेकिन फिर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। देखिए पब्लिक को संभालना तो बड़ा मुश्किल काम है ना, अगर पब्लिक बफर जाए। इंग्लैंड कोई शौक़ से आज़ादी नहीं दी हिंदुस्तानियों को, ये मैं बता दूं आपको। इंग्लैंड जीत तो गया था दूसरी वर्ल्ड वॉर में, जर्मनी हार गया था, जापान हार गया था, लेकिन जर्मनी और जापान ने बेड़ा गर्क कर दिया था हकीकतन इंग्लैंड का। इंग्लैंड के अंदर इतनी ताकत ही नहीं बची थी उसके बाद कि वो किसी दूसरे मुल्क पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखे, वरना इसका उल्टे असर भी निकल सकता था। जी, कैसे निकल सकता था? हिंदुस्तान को ही ले लीजिए, इतना बड़ा ख़ित्ता है, अगर अंग्रेज़ इनको आज़ादी न देता, हिंदुस्तानियों को आज़ादी न देता, पाकिस्तान और इंडिया न बनता, तो उसके रिएक्शन में इतना ख़तरनाक मामला हो गया था। यहाँ पब्लिक बिल्कुल बेकाबू हो गई थी कि जो बगावत होती तो वो फिर इतनी ख़तरनाक होती कि इंडिया से निकल कर ये बगावत इंग्लैंड तक में चली जाती। जी, इंग्लैंड तक पहुँच जाती, और इंग्लैंड के अंदर इतनी ताकत अब बची नहीं थी। दूसरी वर्ल्ड वॉर जीत तो गया था इंग्लैंड, ठीक है, तो इसलिए अंग्रेज़ की मजबूरी थी। सारे हिंदुस्तानी ये बात समझते थे कि इनके अंदर दम नहीं है अभी, ठीक है। तो लेकिन आखिरी हद तक अंग्रेज़ पूरी कोशिश कर रहे थे कि भाई इनको सूबाई हुकूमतें दे दें, जैसे कि 1935 के एक्ट में उन्होंने किया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दें इनको, इस तरह मामला कंट्रोल में करें, ठीक है। तो लेकिन कंट्रोल में आ नहीं रहा था। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोजल्स लेके ये मिशन जो है, ये लोगों का ग्रुप जो है वो आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोजल्स का मतलब होता है आइनी इस्लाहात, ठीक है। प्रोपोजल्स का मतलब सलाह, क्योंकि मेन चीज़ तो देखें मुल्क का आइन है ना, मुल्क का आइन है। कायदे आज़म ने जो बात की थी अभी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन अभी आपने देखी, तो वो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, क्योंकि आइन जब आता है, आइन का मतलब है कानून, जो भी अब कानून नाफिज होगा हिंदुस्तान में, ठीक है। तो ये भी कुछ रिफॉर्म्स लेके आए थे, एक नया कानून, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कराना था अंग्रेज़ को हिंदुस्तान में। लेकिन पहले यहाँ रहने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, इनके कायदीन हैं, इनसे बातचीत करके किसी हद तक मामला तो हल करें, तभी ये होगा। तो ये मिशन आया था, ठीक है। और इस मिशन को हेड कौन कर रहा था? इसका हेड था, इसका सरबराह था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और ये कुछ प्रपोजल्स जो है वो लेके आया था। कब आया था ये? 3 मार्च 1942 को, 1942 को ये आया था, ठीक है भाई। मिशन ने जो है वो डिस्कस किए प्रोपोजल्स किसके साथ मिलके, ठीक है। मिशन ने डिस्कस किए प्रोपोजल्स कांग्रेस के साथ, मुस्लिम लीग के साथ और दूसरी माइनॉरिटी पार्टीज़ के साथ। तकरीबन एक हफ़्ता जो है ये मीटिंग चलती रही, और मार्च 29, 1942
टू को 29 मार्च 1942 को प्रोपोजल्स सामने आए। अब ये प्रोपोजल्स क्या थे? ये प्रोपोजल्स जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने प्रोपोजल्स दिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े कायदीन को, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बड़े बड़े नुमाइंदे थे उनको, जो प्रोपोजल्स दिए वो 3 थे जो आपकी बुक में लिखे हुए। पहला प्रोपोजल जो था इनका ये था, वो कह रहे थे ब्रिटिश ऑक्यूपेशन कंटिन्यू टिल एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। कह रहे थे कि अभी वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है तो अभी ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, बरतानिया का कब्ज़ा बरकरार रहेगा जब तक के वर्ल्ड वॉर चल रही है। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक कानून साज असेंबली जो है वो बनाई जाएगी फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। विल बी फॉर्मुलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, जो कि इंडिया के लिए आइन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ये पहला प्रपोजल, यानी कि ब्रिटिश ऑक्यूपेशन कंटिन्यू रहेगा, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन यानी कि बरतानवी कब्ज़ा कंटिन्यू रहेगा, बुलेट्स में लिख रहा हूँ, कंटिन्यू रहेगा टिल कब तक? एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, WW2 शॉर्ट में लिखना है, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। आफ्टर दैट, उसके बाद, आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव असेंबली एक बनाई जाएगी, लेजिस्लेटिव दस्तूर साज असेंबली जो कानून बनाएगी। लेजिस्लेटिव असेंबली एक तश्कील दी जाएगी फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। ठीक है भाई, जो कि क्या बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया के लिए, इंडिया के लिए एक नया आइन बनाएगी। ठीक है, दूसरा जो प्रपोज़ल इन्होंने दिया, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बोला फेडरल तर्ज का होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो किस बेसिस का होगा? फेडरल फॉर्म का होगा। देखें, फेडरल फॉर्म की बात पहली दफ़ा इन्होंने की है। फेडरल फॉर्म, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कैसा होगा? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, विफाकी होगा। मतलब 2 किस्म की हुकूमतें होती हैं ना, सूबाई और विफाकी। जैसे पाकिस्तान के अंदर है सूबाई हुकूमतें, सिंध, पंजाब, KP के, बलूचिस्तान, और विफाकी हुकूमत जो मरकज़ में है, जो नेशनल असम्बली कहलाती है, जिसमें वज़ीर आज़म बनता है। अब ये जो मरकज़ वाली है असम्बली, नेशनल असम्बली, यहाँ से जो वज़ीर आज़म बन रहा है पूरे मुल्क को चला रहा है, पूरे मुल्क का मालिक है। और सूबों में जो हुकूमतें हैं उनके पास इख्तियारात महदूद हैं। याद करें 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया, उसमें सूबाई खुद मुख्तारी तो दी गई थी, लेकिन फेडरल से दूर रखा था हिंदुस्तानियों को। बोला नहीं, यहाँ नहीं। जैसे हमारे मुल्क में नेशनल असम्बली है, वहाँ से वज़ीर आज़म बनता है। इसी तरह उस ज़माने में कौन सी असम्बली थी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली। वहाँ तक एक्सेस नहीं दिया था हिंदुस्तानियों को, नहीं यहाँ पे कोई नहीं आएगा, सिर्फ सूबों में रहें, सूबों में अपनी हुकूमतें बनाएं। लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल बेस्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सूबों के साथ साथ आपको बड़ी हद तक विफाक में भी नुमाइंदगी दी जाएगी। ठीक है भाई, ये है फेडरल कैरेक्टर होगा, फेडरल तर्ज का होगा, और इसमें दूसरे प्रोविंसेस भी हिस्सा लेंगे। मतलब 2 किस्म की हुकूमतें हो गई ना। तीसरा पॉइंट जो है इन्होंने कहा था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑप्शन। अब ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ये बनेगा, मेन चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना। देखें, जो आइन अभी बना नहीं है उसके हवाले से ही प्रपोजल्स लेने के लिए आए हैं ना ये स्टैफर्ड क्रिप्स, कि भाई ऐसा आइन बने, क्योंकि मेन चीज़ आइन है। वो आइन जो बनेगा वो क्या करेगा? तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा, तीसरा प्रपोज़ल इन्होंने ये दिया, बोला कि भाई लड़ाई झगड़ा ख़त्म करते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा उसके अंदर तीसरी ये है कि ये आपके पास ऑप्शन होगा। आपके पास क्या होगा? ऑप्शन होगा। किसके पास? अच्छा, हिंदुस्तान में उस ज़माने में सिर्फ प्रोविंसेस ही नहीं थे, सूबे ही नहीं थे, बल्कि स्टेट्स भी थी। स्टेट्स क्या होती हैं? ये 500 से ज़्यादा स्टेट्स थी। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ कहलाती हैं ये।
सेमी ऑटोनोमस टेरिटरीज़, यानी कि नीम खुद मुख्तार इलाके। ये मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये 500 से ज़्यादा स्टेट्स होती थी, ठीक है, जहाँ के राजे महाराजे नवाब जो आपने सुना होगा, ठीक है, हैदराबाद, दक्कन वगैरह, ये वो बहावलपुर, ये स्टेट्स होती थी सूबों के अलावा। जहाँ पर एक नवाब होता था, अगर मुसलमान है, अगर कोई हिंदू है तो वहाँ पर वो राजा होता था। ये अपनी इनकी भी हुकूमत कायम रहती थी और अंग्रेज़ की भी हुकूमत कायम रहती थी, इनका आपस में मुआहदा होता था। तो ऑप्शन ये था कि जो प्रोविंसेस हैं और जो स्टेट्स हैं उनके पास ये ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि जब जंग ख़त्म हो जाएगी, ये सब जंग ख़त्म होने के बाद के मामलात हैं, ये उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अभी तो जंग चल रही है, जंग को पहले मुँह दे लें, उसके बाद देखेंगे। तो ये उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल तर्ज का होगा, और उसमें ये ऑप्शन भी होगा प्रोविंसेस के, स्टेट्स के लिए, कि आफ्टर 10 ईयर्स, अब जंग कब ख़त्म होती है पता नहीं है कुछ, ठीक है, जंग कब ख़त्म होती है पता नहीं है। वैसे तो जंग 1945 में ख़त्म हो गई थी, 3 साल बाद ही, लेकिन अगर 1950 तक चली जाती, 1960 तक चली जाती, जंगों का कोई पता थोड़ी है। तो जब भी जंग ख़त्म होती, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके 10 साल बाद जाके सूबों को और रियासतों को ये इख्तियार मिलता कि अब आप चाहें तो आप अलग हो जाएं, अपनी एक आज़ाद, हर सूबा अकेला चाहे तो अकेला सूबा एक मुल्क भी बन सकता है, ठीक है, चाहें तो 2 सूबे मिल जाएं, 3 सूबे मिल जाएं और अपना एक छोटा सा मुल्क बना लें, या अकेला सूबा ही अपना एक मुल्क बना ले, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन जंग ख़त्म होने के 10 साल बाद ये होगा मामला, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो ये थे प्रपोज़ल्स, लेकिन इनको प्रपोज़ल्स जो हैं, ये रिज़ल्ट इसका ये निकला था कि दोनों ने, यानी कि कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया था। कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट कर दिया था? क्योंकि कांग्रेस तो हिंदुस्तान की तकसीम चाहती नहीं थी ना। कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए, कांग्रेस ये चाहती थी बस अंग्रेज़ चले जाएं यहाँ से, ताकि उसके बाद हमारी तो मेजॉरिटी है हिंदुओं की, बस उसके बाद हम होंगे और मुसलमान होंगे, मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर हैं, इनको तो हम कुचल के रख देंगे। तो कांग्रेस तो इस हक़ में ही नहीं थी कि हिंदुस्तान तकसीम हो, ठीक है भाई। तो इसीलिए कांग्रेस ने इन प्रोपोजल्स को डिवीज़न की वजह से रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इसमें कोई बात नहीं की गई। ये जो प्रोपोजल्स दिए गए थे, इसमें ये सिस्टम इन्होंने नहीं रखा था कि भाई ये हर सूबे के पास अलग अलग अपना इख्तियार के शामिल हो जाएं, किसी के साथ मिल जाएं, ये हो जाएं, अजीब सी खिचड़ी। 2 बातें आसान सी नहीं की गई थी कि भाई पाकिस्तान बना देंगे। तो क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया था, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। फिर ये उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस है, ये फिर हम इसको अगले पार्ट के अंदर देखेंगे पाकिस्तान मूवमेंट के, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।